वहां पे गए थे, तो वहाँ जैन एरिगेशन में हम गए। उन्होंने 2000 एकड़ में, पूरे 2000 एकड़ में पत्थरों की खेती दिखाई हमको। हमको कहीं ऐसा लगा नहीं कि भाई ये कुछ ऐसा है। बाकी वो ऑर्गेनिक के ऊपर भले नहीं है थे, बाकी उनने बहुत कुछ किया है। वहाँ पे जैन एरिगेशन में जो उनके मुख्य व्यक्ति थे, उन्होंने राजस्थान में पहले तेल बेचे थे। तेल बेचने के बाद वो राजस्थान से महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र आकर उनने वहाँ पे जमीन ली। जमीन लेने के बाद उनने वहाँ पे खेती की। तो उनने बहुत कुछ हमको सिखाया है कि जागरूक बनो। और उसके बाद हमको उनने ये भी सिखाया है कि आप निरंतर खेती में लगे रहें। जी ओम। गुरमीत जी, आप जो है, आपके यहाँ जो जैविक खेती हो रही है, उस जी, खेती में आप क्या क्या उपयोग करते हैं, इसको बताइए। हम और जैविक आपके। खेती में जी। पूरा जैविक उपयोग करते हैं, रासायनिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। जैविक में अभी हमारे पास अनाज में चावल है। अभी हमारा गेहूं निकलने वाला है। उसके बाद सब्जी में ब्रोकली और पत्ता गोभी आपको प्राप्त हो जाएगी। हमारे टमाटर नहीं, आने आप वाले जैविक हैं। में क्या क्या डालते हैं? जैविक में क्या क्या डालते हैं, क्या कौन सा खाद उपयोग करते हैं? जैविक में हमारे पास गोबर की सड़ी हुई खाद है। हम जैविक में जीवामृत का प्रयोग करते हैं। बाकी जैविक में जो हमको दवाई लगती है, मट्ठा, सड़ा हुआ मट्ठा, नीम, नीम का तेल का प्रयोग करते हैं। बाकी हम सड़ा मट्ठा का अधिक उपयोग करते हैं ताकि हमारे को कीट ना लगे। हमारे खेत में हमारे खेत में शत्रुगण नहीं है, हमारे मित्रगण जीव हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं। गुरमीत जी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बात की, तो ये ब्रोकली और पत्ता गोभी आप कब से लगा रहे हैं और इसका उत्पादन कैसा है? हमारे पिताजी ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया से ब्रोकली की खेती उनने सीख के आए हैं। तो 2018 से हम ब्रोकली का उत्पादन कर रहे हैं और बढ़िया उत्पादन है। सभी कस्टमर संतुष्ट है हमारे उत्पादन से और बहुत खुश हैं। हैं, आप बिक्री कहाँ कर रहे हैं? हमारी कुछ बिक्री है जो हमारे फार्म हाउस से हो जाती है। बाकी हमारे किसान हम लोग बाजार भी जाते हैं। हमारा एक बाजार लगता है इटारसी का। वहाँ पे जैविक, पूरा जैविक उत्पादन मिलता है। और होशंगाबाद में भी जाते हैं, वहाँ पे भी हम देते हैं सभी लोगों को। जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम अवेलेबल कराते हैं। तुम इस ये खेती जैविक में। बाजार इटारसी में कब लगता है? जैविक बाजार इटारसी में संडे के दिन लगता है, गांधी भवन में। गांधी भवन? जी, ऑडिटोरियम गांधी हाँ, भवन। गांधी ग्राउंड के सामने गांधी एटोटोरियम है, ग्राउंड के उसमें पास। लगता है। गांधी ग्राउंड। जी जी। गुरमीत जी, ये बताइए कि तुम्हारे जो साथी है, वो सब रसायन की खेती कर रहे हैं, और जिनसे तुम रोज मिलते हो, जी, वो कुछ आपस में ये नहीं कहते कि तुम्हारा उत्पादन कम है, या इस तरह की कुछ आपस में चर्चा होती तुम्हारे साथियों से या नहीं होती? आपस में चर्चा होती है, मगर उनको पता है कि अब हम रासायनिक की तरफ नहीं जाएं। हमारे जो मित्र लोग हैं वो भी यदि सब्जी लगा रहे हैं
तो वो भी थोड़ी जैविक का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे बाकी आपके गांव में ऐसे कितने नए लड़के हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि जो आपके मित्र है कि हमको जैविक खेती की ओर या जैविक सब्जी लगाना चाहिए? हम्म, मेरे पिताजी के साथ उनके कोई दोस्त वगैरह हैं, वो भी अभी जैविक खेती का उत्पादन। मैं आपके पिताजी के दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके दोस्त की बात कर रहा हूँ। आपके दोस्त किस तरह की बात करते हैं? अभी मेरा कोई दोस्त जैविक कर नहीं रहा है असली में। इस पे चर्चा होती कभी? हाँ, चर्चा मेरी एक दो बार हुई है, बाकी अभी कोई कर नहीं रहा है। तो तुम इस बात को आपस में कभी चर्चा करके तुमको कैसा लग रहा, तुम आगे इसको बढ़ाओगे या तुम भी रसायन पे चले जाओगे? नहीं, बढ़ाएंगे हम आगे उसको। अभी कितने जी, एकड़ में खेती कर रहे हो अभी? अभी हम 4.5-5 एकड़ खेती कर रहे हैं। तो बाकी रसायन का है? नहीं, इतना ही है। अच्छा अच्छा। उदित जी, ये बताएं आप गेहूं की कौन सी वैरायटी लगा रहे हो? और गेहूँ हम दूसरी बात, पहले ये सुने, गेहूँ। एक मिनट। आप जो है हमारी नई पीढ़ी के वाहक हो और हम सब लोग बुजुर्ग हैं और हमारा आशीर्वाद आप लोग आपके बिल्कुल साथ में है, इसलिए बिंदास बात करें आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार आप आए हो तो थोड़ा सा हिचक के बात कर रहे हैं। आप हिचक के बात बिल्कुल मत कीजिएगा। हम सब लोग का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुमको जैसा भी गाइडेंस लगेगा हम लोग करेंगे। तो आप बताएं गेहूं की कौन सी वैरायटी लगाते हैं आप, और उसका गेहूँ मार्केट कहाँ पे है, सर्वाधिक और उसमें कितने रुपए, मतलब उसका रेट आपको कहाँ कितना मिलता है? गेहूं की हम सर्वाधिक वैरायटी लगाते हैं। और गेहूं में हम 6,000 रुपये, 6,500 रुपये कुंटल तक का रेट रखा जाता है। उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हम उसको पूरा सफाई करके गेहूं देते हैं। आपको सिर्फ आटा निकालना रहता है। और हमारा बाजार जो है इटारसी में, वहाँ भी अवेलेबल रहता है गेहूं। बाकी हम होशंगाबाद में भी सप्लाई करते हैं। गुरमीत, तुम इटारसी जब में? अभी मुख्य अतिथि हमने बना है तो आपने अपने साथियों से कुछ किसी से चर्चा की कि यार मैं आज मुख्य अतिथि बन रहा हूं तो आप इस योगाहार में जुड़ जाएं? ऐसी किसी से चर्चा नहीं हुई थी। बाकी जो विनीत राजपूत जो हमारे साथ गए थे, उनसे हमारी बात हुई थी। जी। वो जुड़ते हैं। विनीत जी जुड़े हुए हैं ना? और तुम्हारे वहाँ के जो साथी थे उनको आपने जानकारी नहीं दी कि भैया मैं आज जुड़ रहा हूँ तो आप भी इसमें शामिल हो? तो नहीं, भविष्य में। जी। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी मेरी। भविष्य में ऐसा देखें कि जब आप जुड़ रहे हैं तो अपने साथियों से, कुछ लोगों से, जैसे आपके साथ विशाल गया था उससे आपने चर्चा नहीं करी। मुकेश मीना जी गए थे, दिनेश मीना जी गए थे। इन लोगों से, इनके मोबाइल नंबर तो आपके पास थे या नहीं थे? जी। मेरी विशाल से बात हुई थी। हाँ। विशाल बोल रहा था मैं जुड़ूंगा, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। नहीं जुड़ा है ना, आपने बात तो की थी। जी। बहुत बढ़िया। यही चीजें जो है हमारे योगाहार के सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। और आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अपने सदन से चाहूंगा कि वो कुछ प्रश्न यदि चाहें तो गुरमीत से पूछ सकते हैं। जी ओम, हैंड रेस करें। नहीं शरद भैया। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज एक नया भविष्य अपनी खेती को संभालने जा रहा है, तो उसमें हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और वो बहुत अच्छे से खेती को संभाले और नई नई योजनाओं के विषय में समझे, और अपने खेत की आय को कैसे बढ़ाना है इसको भी वो इस मंच में निरंतर जुड़ते रहे तो सीखे। आपने क्या एजुकेशन किया है?
मेरा अभी पढ़ाई? कॉलेज चल रहा है, एग्रीकल्चर से बीएससी। बहुत अच्छा है यार। आप एग्रीकल्चर से बीएससी कहाँ से कर रहे हैं? मैंने अभी फॉर्म भरा था भोपाल सेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट से। अच्छा, तो अभी आप कौन से ईयर में हैं? फर्स्ट ईयर का चल रहा है। फर्स्ट ईयर में हो। जी। बहुत अच्छा है। देखिए, आपका सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर है, आपकी खेती भी एग्रीकल्चर है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे अपने खेतों में, और आप बहुत बहुत उन्नति करेंगे। जी, इतना ही। ओ, नहीं, विनीत जी यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं विनीत से बोलूंगा कि वो भी अपने अनुभव थोड़े बताएं। विनीत, विनीत राजपूत, अपना माइक खोलें और ये वीडियो भी खोल लें। जी सर। सर हम महाराष्ट्र जलगांव गए थे हमको। वीडियो खोलो, विनीत अपना वीडियो। परिचय दें, अपना नाम बताएं, गांव का नाम बताएं, जिला, प्रदेश सब बताएं, फिर इसके बाद अपनी बात रखें। विनीत जी। सर मेरा नाम विनीत राजपूत है, ग्राम रोहना, जिला होशंगाबाद, नर्मदापुरम। हम जलगांव, महाराष्ट्र जलगांव गए थे हम। तो हमको थोड़ा अनुभव हुआ कि खेती कैसे करना है हमको। विनीत जी, आपके पास कितनी खेती, कितने एकड़ है जमीन? 10 एकड़ जमीन है सर जी, 10 एकड़। 10 एकड़ जमीन है ना? जी। और आपने 3 दिन वहां पर बिताए हैं जी। जलगांव में, तो आपको जी कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। वो थोड़ा जमीन करने का थोड़ा प्रयास करेंगे हम कि वो आलू बहुत पसंद आए, कि आलू को जो अपन काट देख के लगाते हैं तो पसंद नहीं आता हमको। वो क्या जो बीज बनता है वो बहुत अच्छा बनता है वहाँ का बीज। अच्छा, चलिए, तो इस तरह से ये भी और अभी तुम पढ़ रहे हो या कुछ अलग काम कर रहे हो? नहीं सर, छोड़ दी मैंने कॉलेज करके पूरा, अच्छा अच्छा, एम काम बहुत करके। बढ़िया। जी, तो बहुत जी सुंदर। और जब आप विनीत, जा रहे थे उसके पहले आपने क्या सोचा था कि वहां जा रहे तो क्या देखोगे, क्या सोच के गए थे? सर, तो खेती की जानकारी लेना था मेरे को, खेती कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इसी की जानकारी लेने गए थे कि अपन जो केला भी लगाते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि बकर के पानी दे के लगा देते हैं, तो उसमें क्या उत्पादन नहीं होता ज़्यादा। वो क्या बेड पे लगाना चाहिए वो। जी जी। फिर सदन से पुनः निवेदन है कि ये लोग से कोई प्रश्न करना। जी विनीत जी, अभी आपने आलू के बारे में बताया था कि आलू के बीज से खेती करते हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, किस तरह से खेती करते हैं, किस तरह से आलू का बीज बनता है। अब आपने जो नई टेक्निक देख के आए हैं उसके बारे में जरा बताएं सदन को। सर, वहाँ एक मशीन है, मशीन के अंदर वो हवा द्वारा में डाल के उसमें कब छोटे छोटे आलू उतने पैदा होते हैं, अपन उसे लगाना चाहिए। और अपने यहाँ मध्य प्रदेश से मतलब क्या काट के लगाते हैं, इसमें वो में क्या वायर, वो क्या है बोलते, जहर काटते हैं तो जहर आ जाता है, उसी को अपन गला देते हैं तो उसमें क्या है जहर उत्पन्न हो जाता है मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र कहते हैं जलगांव। तो उसमें क्या है कि वो बीज बनाते हैं तो बोल रहे थे किसी को लगाना है तो उसमें क्या जहर नहीं आएगा, उसी से अपन बीमार होते हैं। मतलब बीमारी नहीं होंगे वो खड़े लगाएंगे तो। तो क्या मार्केट में जो छोटे आलू मिलते हैं वो लगाना चाहिए अपने को, या कुछ अलग तरह के आलू हैं वो जो लगाते हैं? नहीं, छोटे छोटे आलू बिना कटे वाले। तो वो तो अपने यहाँ भी मिल जाते हैं मतलब मार्केट में, और वो तो बहुत सस्ती कीमत पे मिल जाते हैं, तो उनको लगा देना चाहिए। हाँ जी सर, छोटे छोटे आलू। बड़े नहीं काटना है, उन्होंने बताया था कि करे बड़े नहीं काटना है। वो क्या काट देते हैं तो उसमें जहर बन जाता है, फिर अपन जमीन में गड़ाते हैं तो उसमें फिर जहर उत्पन्न हो जाता है वो। तो आपने सोचा है कि आगे भविष्य में आलू लगाने के बारे में, या मतलब उसको किस तरह से प्रचार बढ़ाएं अपने होशंगाबाद जिले नर्मदापुरम में? सर मैं 1 एकड़ में जैविक खेती करता हूँ तो उसमें क्या थोड़ा थोड़ा लगा देता हूँ। एक
थोड़ा सा में आलू, थोड़ा सा में प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा में गेहूं लगा देता है तो में 6-7 कुंटल हो जाता है घर के लिए। और मैं सोचा आलू का बढ़ाऊंगा ज़्यादा, थोड़ा आलू का उत्पादन ज़्यादा होता है। आइए राकेश गौर जी, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जी जी अभी सदन को नमन। नमन। भैया बिंदु भैया से मेरा प्रश्न था कि आलू में कुछ और भी बताया क्या? आलू में जैसे कि बीज बनाने की जो पद्धति होती है, जैसे कि बीज की जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जो बनती हैं, जी ऐसी कुछ भी तकनीक का कुछ ऐसा बताया वहाँ की? खाली यही कटे आलू और सीधे आलू को बताया जी। सर, वो मशीन में रखी थी तो बोल रहे थे वो सीधे आलू। अभी तो क्या, थोड़े उसके अंदर था, मतलब कांच के अंदर था मशीन अंदर। तब वहां तक तो मतलब दूर से देखा था, कांच के बाहर से ही। तो वो ये बता रहा था कि तो काट के नहीं लगाना है, खड़ा ही लगाना है, मतलब वो तो उसमें क्या पेड़ा भी निकलता है ज्यादातर, 2-5-6 कुंटल वो कुंटल निकल जाता, वो किलो निकल जाता है एक उससे ही। अच्छा, और तो मतलब आलू की कोई ऐसी वैरायटी नहीं बताई जो कि आलू की किस ग्रेड की वैरायटी लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताया क्या? हाँ, नहीं, 3 वैरायटी बताया है। एक तो एक लाल वैरायटी आता है, और एक छोटा वैरायटी आता है, एक बड़ा वैरायटी जिसमें चिप्स बनते हैं। 3 वैरायटी बताया था इसमें। नहीं, ये तो वैरायटी हो गई, मतलब जैसे ग्रेड आती है ना, जैसे आलू की भी जनरेशन रहती है ना, कौन सी जनरेशन का आलू होना चाहिए, कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है, ये कुछ इस पे चर्चा हुई क्या? नहीं, इतनी नहीं हुई सर जी, इतनी ज्यादा। वो ठीक। सर बीज बना रहा है वहां पर, वो कुल मिलाकर के आलू का जो बीज बन रहा है ना, जी उस हाँ। पर वो बीज बनाने की पद्धति वहां पर है, तो 3 वैरायटियों के वो बीज बना रहे हैं। मतलब जो आलू सीधे नहीं, वो बीज से भी मतलब बो सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। वो बीज बनाने की प्रक्रिया वहां चल रही है। ठीक ठीक। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन था सदन से, किसी को काले आलू के बारे में मतलब कुछ पता है कि अभी एक दिन पेपर में कहीं आया था कि काले आलू बिहार का कोई किसान लगा रहे हैं और बहुत प्रोटीन है उसमें और बहुत महंगा भी बिकता है, 100-150 रुपए किलो। तो किसी को कुछ ज्ञान है क्या उसके बारे में? सर, काले वहाँ आलू के काला आलू सागर में वर्मा जी हम लोग गए थे, चौरसिया जी के फार्म हाउस पे, तो वहाँ काला आलू, लाल आलू और अपना पीला आलू और सफेद आलू, ऐसी 4 वैरायटी देखने में मिली हमको वहाँ। तो वो बीज भी बांटते हैं और उसकी जानकारी ज्यादा अच्छी वहां से मिल पाएगी आपको। ठीक है, ये कम से कम ये पता लग गया ना कि कहाँ है, तो चौरसिया जी से खुद बात कर ली जाए उनके पास। हाँ, मिल जाएगा उनका नंबर वहां तो से। है मेरे पास। जी। और धन्यवाद भाई आपको। सदन में और किसी को यदि कोई प्रश्न पूछना है तो पूछें, वरना मैं अच्छा आदरणीय। विनीत भाई, आप जैन इरिगेशन गए थे तो आपने स्प्रिंकलर देखा वहां पे? जी सर, देखा जी। कैसे स्प्रिंकलर से क्या फायदे होते हैं, क्या देखा? सर, ऐसे अपन को कोई फसल लगाना है तो वो उसी से लगाना चाहिए, मतलब ऐसे अपन को गेहूं भी है, ऐसे मूंग है, सब्जी के लिए बहुत फायदा करता है वो उसी से। स्प्रिंकलर आपने देखे वहां पे? जी सर, देखने गए थे सर जी। वो क्या 80 फीट, 40 बाई 40 के कवर कर देता है एक को, मतलब 40 मीटर 8 साइड, मतलब 120 फीट का कवर करता है वो। जी जी जी, बहुत तो अच्छा। उसमें और सर, ड्रिप इसमें ड्रिप क्या लाइन पानी देखी? पानी की कमी के कारण बहुत फायदा करता है सर जी वो अपनी जमीन में अच्छे बैठ जाता है वो। हम्म। हाँ, रूप सिंह भैया आमे, उनका हैंड रेज है। जी जी सर। जी ओम। मैं ये दोनों नए किसान जलगांव यात्रा पे गए थे, इनकी भविष्य की शुभकामना के लिए कामना करता हूँ। और इनका जो अनुभव इनने जो लेके आए हैं, ये भ्रमण करके आए हैं, देखा है इनने बाहर जाके क्या होता है, जो अपने खेतों में ये सारी पद्धतियां को अपनाएं और
बड़े उत्साह के साथ में ये अपने कार्य को आगे बढ़ा है। इनका विषय भी एग्रीकल्चर, खेती का ही अभी प्रशिक्षण चल रहा है शिक्षा को लेकर। और ऐसे ही भविष्य में ये भ्रमण करते रहें और नए नए अनुभव सीखते रहें। ये अभी इनकी शुरुआत है, शायद इनको अपने अनुभव बताने बोलने में भी कुछ हिचक हो रही है कि इनको थोड़ा सा अनुभव भी कम है। और ये भविष्य में कृषि को लेके काफी अच्छे कार्य करेंगे। ये ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं इनके भविष्य के बारे में। और बड़ी अपेक्षा है हमें नए युवाओं से खेती को लेकर कि वो जैविक प्राकृतिक खेती की तरफ आएं और कृषि को बचाएं और अपने स्वास्थ्य को बचाएं। और आज जैविक खेती की काफी आवश्यकता है किसानों को, देश दुनिया को। और अभी मैं चाहूंगा कि गुरजीत के पास कुछ आलू के लेकर अनुभव है तो वो भी बताएं आलू को लेकर कि क्या पद्धति और किस तरीके की उन्हें देखकर सीख कर आए हैं वो। ये थोड़ा सा सुनाए वो आलू के बारे में, गुरजीत। आलू के संबंध में तो अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर उन्होंने जो हमें बताया वो बीज बनाने के संबंध में ही बात हुई है। अब मैं आदरणीय राकेश गौर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी एक कार्यक्रम में, मैं अभी भोपाल गए थे तो वो आए और आकर के वो भोपाल यात्रा की चर्चा करें कि वहां पर क्या चर्चा हुई। आदरणीय राकेश गौर जी। जी ओम जी, सदन को नमन। हम लोग अभी 21 और 22 दो दिन का की कार्यशाला थी भोपाल में, मध्य प्रदेश में जैविक खेती पद्धति एवं मूल्य संवर्धन पर थी ये कार्यशाला, जिसमें हमें भी बुलाए थे। और यहाँ से हम मैं और रूप सिंह ये दोनों साथ में भोपाल गए थे। तो दिन भर का कार्यक्रम जो था वो चला, जिसमें लगभग 3 बजे का एक सेशन था, जिसमें हमें भी वहाँ डीबीटी का लिए किसानों की तरफ से मतलब हमें आमंत्रित किया था, बुलाया था, जिसपे हमें भी हमारे भी खेती के अनुभव लिए, कैसी खेती करते हैं, किस पद्धति से करते हैं, क्या क्या समस्या आती हैं, ऐसी चीज़ों में हमें भी शामिल किया। और तमाम मतलब अलग अलग प्रदेश से क्या बोलते कि किसान भी आए थे। तो सब जो अलग अलग पद्धति अपनाते हैं वो हमको सुनने समझने को मिली। और कौन क्या बना रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है, वो भी सब अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें बताई गई, सुनने को मिली। और उद्योग के जगत में भी कुछ चीजें चर्चा हुई, जैसे आगे क्या मतलब व्यवस्था बनी जाती है, बनाने की व्यवस्था चल रही है बड़े उद्योगों में इस जैविक खेती को लेके। और क्या गवर्नमेंट की क्या योजना बन रही है, जैसे कि उस दिन मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि किसानों को मतलब जो जैविक किसान खेती कर रहे हैं उनको मतलब बिजली का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा, मतलब ऐसा उन्होंने कहा। उनको सौर ऊर्जा पैनल वगैरह सब दिए जाएंगे। ये उस दिन भी सामने आई बात। और ऐसी दूसरे दिन भी वही चर्चा, बाहर से जो आए थे तो उन लोगों को सुनने का मौका मिला। मार्केट के ऊपर बात हुई, जो मार्केट की दिक्कतें हैं तो उस पर भी कुछ लोगों का ये कहना रहा कि मंडी जैसे चलती है तो ऐसा जैविक भी मंडी की व्यवस्था हो। और इस पे जैसे कि जो सर्टिफाइड नहीं है तो उनके ऊपर सर्टिफाइड के लिए कोई व्यवस्था सरल हो जाए, और वो सर्टिफाइड करके खेती करके और अपना पोर्टल पर दिखाएं, बिके। कुछ चालू भी हो गई, कुछ मतलब ऐप के माध्यम से जैविक खेती में आपका उत्पादन अगर होता है तो ऐप के माध्यम से आप उस पर पूरी जानकारी डाल सकते हैं, और ऐप से ही बिक जाएगा आपका सैंपल। आप फोटो खींच के लगा देंगे और वो देख करके उसमें बिक जाएगा आपके भाव के आधार पर, और आपके खाते में पैसा भी आ जाएगा, इसके बाद ही माल आपका जाएगा। ऐसा भी मतलब ऐसी व्यवस्थाएं ऐप के माध्यम से बन रही हैं जैविक खेती को लेके। इस प्रकार की नई नई जानकारी हमें वहाँ मिली। ओम जी। राकेश जी से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो वो आदरणीय मतलब हैंड रेस करें और उनसे प्रश्न पूछें।
राकेश भैया। जी मीना जी। ओम जी। जी तो ओम। मैंने उनका जो प्रमाणीकरण के लिए जो उन्होंने बोला है, और यहाँ हाँ अपने कई लोगों के प्रमाण पत्र भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो हाँ। उसकी प्रक्रिया क्या जिला स्तर पे कर रहे हैं, यहीं पे करेंगे, या भोपाल से राज्य से ही रखेंगे? ऐसा कुछ बताया उन्होंने? नहीं यहीं से हो जाएगा ना। पीजीएस का ज्यादा प्रमोट किया उन्होंने, वहां से पीजीएस के लिए बोला पीजीएस में सरल व्यवस्थाएं किसानों को ही द्वारा हो जाता है। जैसे कि अपने यहाँ पतंजलि में भी यही व्यवस्था चल रही है सब। हमारे यहाँ बनाए हम लोगों ने एक दो क्लस्टर टाइप का जो बनता है ना, 8-10 लोगों जी। का बना करके, और उसमें हो जाता है। तो ऐसा उस पर ज्यादा जोर दिया उन लोगों ने, पीजीएस पद्धति से रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ के लोगों के, कई लोगों को नहीं हुआ है, इसका करवाओ ना आप मिलके। तो आप बनवाओ ना, वहाँ के 8-10 किसान जो इकट्ठे हो जाए, उनका डॉक्यूमेंट करके अपने पतंजलि किसान सेवा समिति में आप यादव जी से बात करके और वो करवा लीजिए। ठीक है भैया, बिल्कुल। जी आदरणीय राज्य प्रभारी जी का हैंड राइज है। जी सदन को प्रणाम। और जैसा कि आदरणीय नारायण जी ने बोला है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें पीजीएस का हमारा जैविक प्रमाणीकरण का जो चल रहा है, आदरणीय राकेश गौर साहब का आनंद स्वरूप जैविक कृषक समूह एक समूह है, जीवन का आधार एक समूह है, हमारे रमेश चंद मेहरा जी का मां नर्मदा जैविक कृषक समूह है, रामकृष्ण रघुवंशी जी का जैविक समूह है राम रामा रामेति। आदरणीय हमारे यहाँ होशंगाबाद में कितने ही समूह हैं जिसके हम जैविक प्रमाणीकरण पतंजलि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किए गए हैं। और जिन किसानों को जैविक प्रमाणीकरण कराना है, वो जैविक प्रमाणीकरण का कम से कम 5 किसान का एक ग्रुप होता है, इंडिविजुअल भी होता है, एक किसान सिंगल भी करा सकता है, परंतु समूह ग्रुप में कराना ज़्यादा लाभदायक है। 5 से लेके 50 किसान तक का एक ग्रुप बना सकते हैं, जिसका जैविक प्रमाणीकरण का हमारी संस्था है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जो कराती है, किसान को तरीके बताती है, कौन कौन जो है गतिविधि हमें करने हैं, कैसे हम अपने खेत की सुरक्षा कर पाएंगे, क्या क्या हमें गतिविधियां संचालित करना है, वो कर सब करेंगे। आपका एक कार्रवाई रजिस्टर लिखा जाता है, उसमें हम सब लोग जो ग्रुप के किसान हैं वो बैठ करके हम लोग मीटिंग करते हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या बो रहे हैं, और आपका उत्पादन कितना होता है, कहाँ बेचते हैं आप, कितना आप घर पे रखते हैं और कितना आप मार्केट में बेचते हो, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। तो ये जो भी किसान जैविक प्रमाणीकरण कराना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदरणीय राकेश गौर जी से बात कर लें। हमारे नर्मदापुरम जिले में अभी हमारे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, प्रदीप रवि आदित्य जी वहाँ उपस्थित हैं। हमारे मुकुल गौर साहब और एक दो हमारे राजेश सूर्यवंशी, दो जो है क्लस्टर ऑफिसर वहाँ उपस्थित हैं, और किसी भी से भी आप संपर्क करके और अपना प्रमाणीकरण कर लें। अभी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट लगातार प्रमाणीकरण का कार्य कर रही है, जिसके लिए हमारे किसानों के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं, उसका आने वाला समय जो अब फसल विविधीकरण का जो योजना चल रही है नर्मदापुरम में, यहाँ टीकमगढ़ में जो है परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है पतंजलि के द्वारा, तो इनमें सब में जो है प्रमाणीकरण की अति आवश्यकता है। इसलिए आप लोग ने जो आदरणीय नारायण जी ने जो सवाल किया है वो बहुत अच्छा है, और आप एक ग्रुप बना लें, और जैसे ही आपका ग्रुप बन जाए किसानों का, तो आपसे आपका प्रमाणीकरण की कार्रवाई हम करवा देंगे। जी मेहरा जी। जी ओम। सदन को नमन। जो आपने कहा सर, मैंने जब आदरणीय मीना जी ने ये बात उठाई थी तो पवन कुमार जी से उसी समय हमने फोन लगा लिया था, उन्होंने ऋषि जी का फोन मुझे दिया, और ऋषि जी जो है वो कह रहे थे एक फॉर्म हम भेजेंगे, पर वो फॉर्म अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, तो आप भी चर्चा कर लें। मतलब वो लिंक भेजने वाले थे, वो नहीं भेजी। तो इस तरह से जो चीज़ चाहिए है वो तो खैर अपन कर लेंगे, आधार कार्ड और वही वो सब मिल जाएगा। तो अभी जैसे नारायण जी कह रहे हैं, हमारे यहाँ शरद भैया भी कह रहे हैं, और लोग भी मतलब इस तरह से तैयार हो रहे हैं,
तो आप उसमें थोड़ा सा विशेष सहयोग करके, या ये इन्हीं को जोड़ लें या उनको जोड़ लें, तो हमारे इसमें सब लोग इसको सुन समझ लेंगे। तो कृपया ये करें कि इन लोगों को एक दिन अपने मुख्य अतिथि बना के और इनको जोड़ें इस में, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी हो जी नारायण जी जी का आदरणीय हैंड नारायण जी। जी ओम भैया, तो मैं ये कह रहे थे, ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है तो ये दिव्य मंदिर आयोग द्वारा हो रही है, इसमें प्रक्रिया क्या है? क्या उनका विजिट रहेगा खेत पर? और आगे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? ये किस प्रकार किया जाएगा? जी, अबे क्या है, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी बहुत ऊंचे चले जाते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी को इन्होंने तुरंत फोन लगा दिया। अब आदरणीय पवन कुमार जी को फोन लगाएंगे तो वो डॉक्टर ऋषि कुमार जी का ही नंबर देंगे। और जबकि इनको पता है कि फील्ड पे कौन आदमी काम कर रहा है, ये खुद जो है प्रमाणीकरण कराए हैं। नीचे से काम होता है, खेत से काम होता है। और आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार जी, ये तो ऊपर वाले हैं उसमें दिव्य मंदिर टेस्ट में। आपके पास स्वयं जो है पता है, इन्होंने खुद कराया है। आप आधार कार्ड, वही किस खसरा नंबर में आपको कराना है और आपकी फसल क्या क्या है, ये सारी जानकारी जो है आप दे देंगे। एक दिन हम इसी पे रखते हैं, जैविक प्रमाणीकरण कैसे किया जाए, किसानों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लिया जाता है, किसानों को क्या क्या गतिविधियां संचालित करना है, इसमें एक दिन व्यवहार कार्यक्रम में यही रख लेते हैं। और हमने जा जा करके ये इसका जैविक प्रमाणीकरण कराया है। अभी भी वो कार्यक्रम चल रहा है, सभी को अभी सबके प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं। और पोर्टल इंडिया इस पर जो है पोर्टल पर ये इनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो पीजीएस इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें किसान को अपनी जो है जैविक कैसे करना है, हमें हमारे खेत की मेड़, हमारा पानी, हमारा कृषि यंत्र, हमारे कैसे एक दूसरे से एक खेत से दूसरे केमिकल वाले खेत में ना जाए, इस प्रकार की विशेष सावधानियां इसमें हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट सिर्फ आधार कार्ड, वही, और अपने खेत फसल की जानकारी अपने ग्रुप में पहले आप चिन्हित कर लें। किसान किन किन को जैविक प्रमाणीकरण कराना है उनको भी आप चिन्हित कर लें, उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें। मेरा नंबर भी आपके पास ना हो तो ले लें, तो आपका प्रमाणीकरण हम करा देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि अभी और अगर ये विषय अगर समापन हो गया है तो फिर जो है अगले विषय के लिए अगले दूसरी ओर चल के आदरणीय पवन कुमार जी, अभी सीएम राय साहब का हैंडिच है। और जी जी ओम सर। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा सर, ये पूरे ऑल इंडिया में होगा तो क्या हम लोगों का भी जैविक प्रमाणीकरण हो सकता है? क्योंकि मैंने तो बिल्कुल कुछ भी डालने से बिल्कुल अपने को अलग कर लिया है कि रासायनिक नहीं डालेंगे। तो इस संबंध में आपसे निवेदन है कि ये बताएं कि मेरा भी हो सकता है सर? बिल्कुल हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। जी राकेश गौर जी, आप अनम्यूट हैं। राकेश गौर जी कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए अब हम हाँ, गो वैदिक ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई अब सवाल करना चाहता है? जी राम राम सभी भाइयों को, जी राम राम सब, राम बड़े राम। बुजुर्गों को प्रणाम। मेरा नाम शेर सिंह राठौड़ है। मैं राजस्थान के नागौर जिले से हूँ, गांव ग्राम अलाय। मैं फर्स्ट टाइम ही जुड़ा हूँ इसके अंदर। 8 साल से जैविक फार्मिंग कर रहा हूँ और प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है, तो प्रोसेसिंग भी खुद ही करता हूँ। उसके फार्मिंग में बारानी खेती होती है, बारिश वाली। उसमें सारा पर्टिकुलर के मैं एक ही नहीं ग्रुप बना रखा है मैंने, कम से कम 100-200 किसानों का, तो सभी जैविक की खेती करते हैं। और मेरा जो काम है वो खेती करके उसमें जो अनाज दालें जो भी निकलता है उसके अंदर उसका प्रोसेस करके फिर पूरे आगे भारत में जिसका भी जैसे रिक्वायरमेंट रहता है उनको सेल करना।
दालों पे काम कर रहा हूँ, मसालों पे काम कर रहा हूँ। देसी गाय का, थारपार गाय का घी, जैसलमेर बॉर्डर इलाके में वहाँ पे घी बनाते हैं और ऑयल बनाते हैं। ऑयल में काली सरसों, पीली सरसों, तिल का तेल और कोकोनट ऑयल बनाते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार जुड़े हैं, और जिन भाई जैसे भी आपको ये लिंक मिली है, तो वो भी थोड़ा सा बताएं कि किनने आपको जोड़ा है, तो हम उनका आभार व्यक्त कर सकें। जियो धर्मेंद्र सिंह जी ने जो लिंक भेजा था मुझे, उनसे बात हुई थी मेरे। जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और अब आप जो है, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसके ऊपर थोड़ा सा यदि आप कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी वो बोले। बिल्कुल बिल्कुल सर, नई सोच है। जैविक पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं और अच्छी सोच से काम करते हैं। उनको मेरा प्रणाम और आगे ऐसे ही बढ़े। और जैविक पे तो सर ऐसा है कि आज का अभी जो युग है, जैसे जैसे अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही है, स्वास्थ्य को लेके बहुत हानि हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक, बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही है। जो फर्टिलाइजर खा खा के पूरी नस्ल खराब की जा रही है, उस पे काम आगे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सर आपका जी मोबाइल नंबर भी दीजिए। जी सर, मेरा नंबर है 7014285364। मोबाइल नंबर फिर से बोलिए। धीरे, थोड़ा धीरे 7014, बोला सर। हाँ, हाँ हाँ सर, 7014 हाँ, 28 53 64। 5364। जी तो आज हमारे नए साथी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और उन्होंने जो हमें जानकारी दी वो भी बहुत बढ़िया। आदरणीय बने सिंह जी का हैंड रेज है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने प्रश्न करें, या जो उन्हें कहना है वो कहें। जी ओम। आदरणीय बने सिंह आर, शायद मेरी आवाज़ उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, तो जो चर्चा हुई है अभी। जी बोले, आदरणीय राजकुमारी। आदरणीय मेहरा जी, धन्यवाद। और चर्चा हो गई है, और अब हम आगे ये विषय के लिए आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जो आज चर्चा हुई है इस पर कमेंट, और आगे हमें युवाहार में क्या चर्चा करना है, इस पर भी आप मार्गदर्शन प्रदान करें। शायद पवन कुमार जी लेफ्ट हो गए हैं सर। आदरणीय पवन कुमार सर जुड़े नहीं है, नहीं है, जुड़े नहीं है अभी। जुड़े थे, लेफ्ट हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं। हेलो जी, आप आदरणीय जी, रंजना जी आदरणीय को आमंत्रित, आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करते हैं छोटे कि पवन साहब को बुला लेना, दिनेश सर होंगे। हाँ, छोटे पवन सर है, राइट। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय छोटे पवन जी को कि वो आएं और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें आज के कार्यक्रम और आने वाले समय में हमें क्या चर्चा करना है। जी आदरणीय दिनेश जी। जी आदरणीय, ये आप सभी का स्नेह है कि आपने मुझे बुलाया, और मुझे बुलाया नहीं गया है, आपने संरक्षण दिया है। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। और वास्तव में मेरे मन में ये विचार आ रहे थे कि आज जो युवा खेती के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। या तो युवाओं ने देखा है कि इस खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी है, या फिर हमारी, यानी जो थोड़ा सीनियर लोग होंगे,
उनकी प्रेरणा से ही जो युवा आगे आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता तो है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, पहले तो कृषि विज्ञान, खेती के विज्ञान में बहुत कम युवा आए हैं और एक सिलसिला दूसरा भी बड़ा है देश भर में। मैं देहरादून में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो 1 या 2 कॉलेज पूरे देहरादून में थे और आज सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ा है कि लगभग 10 वर्षों के अंतराल में जो भी कॉलेज थे, वो विश्वविद्यालय बन रहे हैं। उन विश्वविद्यालयों में खेती की बात होती है। और अगर देहरादून की ही बात करूं, तो देश के प्रत्येक राज्य से यहाँ पे विद्यार्थी हैं। कई विद्यार्थियों से बात करने के बाद, खासकर खेती की बात करें, कृषि विज्ञान की बात करें, हॉर्टिकल्चर की भी बात करें, तो तब पता चलता है कि उन विद्यार्थियों का कोई नजरिया नहीं है कि वो आगे कृषि के क्षेत्र में काम करें। या तो लोग बैंकिंग क्षेत्र में या खेतों को बेचने के क्षेत्र में, रियल एस्टेट में, और कुछ लोग बिल्डर्स बनने के क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कुछ सरकारी क्षेत्र में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अधिसंख्य लोग इंडस्ट्रियल एरियाज में दिहाड़ी करने की जुगत लगा रहे हैं, कृषि विज्ञान के छात्र। लेकिन जो युवा आज योगाहार के इस मंच पर अपने कार्यों को बताने जा रहे थे, उन्होंने अपने कार्यों को बताया और कहा कि हम जैविक खेती कर रहे हैं और आगे इसको और अच्छा करने के लिए आदरणियों के द्वारा दिए गए सुझाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। वो अलग-अलग जगह पे जाकर के सीख भी रहे हैं। ये मुझे तो बहुत ही गर्मजोशी की बात लग रही है, ऊर्जा की बात लग रही है कि कई युवा ऐसे भी आगे बढ़ रहे हैं और इस दिशा में ही हमारा अगला कदम हो कि हमारे जो स्थापित जैविक कृषक हैं, जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि क्षेत्र को नहीं, जिले को नहीं, बल्कि देश को भी मार्गदर्शन देने की वो कैपेसिटी रखते हैं और देश को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने अभी कुछ बातें आई हैं कि जैविक खेती कम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तब ये ध्यान में आता है कि योगाहार का ये मंच अपने ऐसे ही कार्यों को आगे बढ़ाए और ऐसे ही कार्यों को, जो लाइफस्टाइल है, खेती है, योग है, इनके रूप में आगे जाना जाए। तो एक तो प्रत्यक्ष उदाहरण ये आ गया है सामने कि इस दिशा में हम आगे बढ़ें। लेकिन अब आपने मेरे नाम के साथ आदरणीय यानी पवन सर के नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा है, तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि हम इस योगाहार को इसी दिशा में और कैसे पोषित करें और कैसे अच्छा बनाएँ। और हमारे क्या विचार आते हैं कि योगाहार एक विचार, स्वयं में विचार है और इस विचार को आगे कैसे ले जाया जाए। आगे ले जाने के बाद जैसे हम देखते हैं तो आदरणीय मेहरा सर को जब देखा जाता है तो वो कई लोगों को, कई किसानों को, कई सामान्य व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं। उसी तरह से मेहरा सर से लेकर के और बुंदेला सर तक अगर हम देखें, तो ये बात आई कि उन्होंने किसी नौजवान नए किसान या नए सदस्य को जोड़ा है। तो हम अलग-अलग विषयों को लेकर के योगाहार के विचारों को कैसे पुष्ट करें, कैसे आगे बढ़ाएँ और अपने इस कार्यक्रम को, जबकि हम चतुर्थ वर्ष में भी प्रवेश करने वाले हैं अब अगले कुछ महीनों में, तो तब जब हम आगे बढ़ेंगे, 5वें वर्ष की तरफ बढ़ेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे इन विचारों को और बलवान बना सकते हैं, ताकि योगाहार और योगाहार का परिवार बहुत अच्छा कार्य कर सके? जी, धन्यवाद। प्रणाम। जी ओम, आपने आज ये चर्चा चतुर्थ वर्ष के संबंध में की है और इस बात पर भी जोर दिया है
कि हम कैसे और इस योगाहार को प्रभावी बना सकें। तो निश्चित रूप से किसी दिन इस पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय जब पवन सर होंगे तो उस पर भी चर्चा की जाए, और निश्चित रूप से इस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो चतुर्थ वर्ष का कार्यक्रम हम कहीं भी करेंगे, जहाँ भी करेंगे, तो उसके लिए अभी से हमें सोचना चाहिए, क्योंकि लोगों को अपना रिजर्वेशन कराना होगा, कहाँ तय होगा, तो इस पर भी एक चर्चा हो जाए। और जो बात आज निकली है कि हम लोग जो है नए लोगों को कैसे जोड़ सकें, तो इसके संबंध में भी विचार होना चाहिए। मैं डॉक्टर राव सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें, फिर मैं प्रणाली जी को बुलाता हूं। जी राव सर। सभी को सादर प्रणाम, वंदन। मैं थोड़ा सा आज लेट जुड़ा हूँ, तो बस जुड़ा ही था, थोड़ी देर हुई है। तो सभी उस पर जरूर चर्चा की जाए कि किस तरह हम चतुर्थ वर्ष मनाएंगे। और जो अभी आदरणीय दिनेश जी कह रहे थे कि हम जो युवा अगर जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये शुभ संकेत है, क्योंकि कृषि में युवा का रुझान बड़ी तेजी से घट रहा है। अक्सर हम लोग किसानों के बीच जाते हैं तो यही देखा गया है कि जो हमारा युवा है, किसान, अभी एक ट्रेनिंग थी MSW के कुछ थे, वो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के थ्रू कुछ लोग आए थे, करीब 50 लोग थे। मैंने उनसे बोला कि आप लोग सब किसान के बेटे हैं? तो बोले हाँ। पर मैंने बोला खेती कौन करता है? कोई नहीं था। उनको खेती की बीज उपचार, क्या दवाई डालते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी उनको क्या करते हैं, कौन सा बीज बोते हैं, क्या करते हैं, उनके माता पिता क्या करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं बोला अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा काम। मैं बोला सबसे बड़ा रोजगार जो हम बात करते हैं कि कृषि में है, दुनिया का अगर जो स्वरोजगार की बात करते हैं तो कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसाय में। तो इसमें किसान, हमारे किसान पुत्र आते हैं तो वो निश्चित रूप से भारत का जो भविष्य है वो अच्छा होगा, क्योंकि जो जब इकोनॉमी दूसरे हमलों से प्रभावित होती है, दूसरे देशों की इकोनॉमी से, या दूसरे देश में कहीं भी इकोनॉमी, ब्रिटेन में कहीं कुछ हो जाता है और हमारी इकोनॉमी गड़बड़ाने लगती है, क्योंकि डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है। तो इसमें अगर हमारे खेती से जुड़े हुए लोग अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो हमारे ऊपर कम से कम प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी प्रयास होते हैं उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनको सपोर्ट दिया जाना चाहिए, जिस भी लेवल पे, सार्वजनिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, हमारे शासकीय लेवल पे। तो ये अत्यंत बहुत सुखद होगा। और आदरणीय जहाँ पर भी हम चतुर्थ वर्ष का करेंगे तो इस बार 90-95% प्रयास करूंगा कि मैं अवश्य आऊंगा, ऐसा मेरा विचार है। और आप सभी का स्नेह आशीर्वाद बना रहे। जी ओम। मराठे जी जो है प्रणाली मराठी जी, आप आए और अपनी बात कहें। प्रणाली जी। ओम ओम प्रणाम, सदन को सादर वंदन। आज बहुत अच्छा लगा कि कई युवा इस प्रकल्प में जुड़ गए हैं और उनकी मनीषा, उनके विचार देखकर उभरते हुए भारत को एक अच्छा नेतृत्व, अच्छे काम करने वाले युवा जुड़ जाएंगे, ऐसी मनोकामना लगती है। इस विचार में मैं दो पंक्तियां गाना चाहती हूँ। आज तो गूंजेगी ये धरती स्वाभिमान के नारों से, टकराएगी ये आवाजें देश के पहरेदारों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्व गुरु भारत को बनाने चले हैं मस्त दीवाने रे, सेवा समता और मेहनत के गाते हुए तराने रे। भारत नया बनाने को हम स्वर्ग धरा पर लाए रे, हंसते गाते गुजर जाएंगे कांटों से अंगारों से, हंसते गाते गुजर जाएंगे कांटों से अंगारों से। टकराएगी ये आवाजें देश के पहरेदारों से।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं जुड़े हैं जो भी हमसे, अभी वक्त है आओ रे, भ्रष्टाचार मिटाने को अब साथ खड़े हो जाओ रे। नई आजादी नई व्यवस्था नया परिवर्तन लाओ रे। गूंजे पूरा देश हमारा स्वदेशी के नारों से, टकराएगी ये आवाजें देश के पहरेदारों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम प्रणाम। आपका प्रेरणा गीत निश्चित रूप से हमारे समूह को प्रेरणा देगा। अब मैं आदरणीय नारायण मीना जी को बुलाता हूँ। नारायण मीना जी का हैंड रेज है। जी ओम, मेरा जी ओम। मेरा ये कहना था कि ये अपनी योगाहार की लिंक डेली डाली जाती है ग्रुप में, मगर वो लिंक मेरे पास नहीं आ पा रही है। कौन से ग्रुप में डाली जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा फार्म रोड हाईवे पर है और बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ 2-4 दिन में कोई ना कोई किसान, नया किसान वहां पर आकर रुकता है और मुझसे पूरी जानकारी लेता है। कल ही सेमरी हरिचंद के और चौराहेट के 2 किसान आए, दोनों 1-1 एकड़ में जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो उन्होंने कल मेरे विजिट का फार्म का भ्रमण भी किया, उन्होंने फसल भी देखी और उनका कहना था भैया हम कैसे जुड़ सकते हैं इसमें। तो मैंने कहा आप जुड़ जाओगे ग्रुप में। तो ऐसा यदि ग्रुप में ये लिंक डाली जाती है, उस लिंक में हमें शामिल किया जाए, तो मेरे पास ये लिंक डेली नहीं आ पा रही और मैं डेली जुड़ रहा हूँ इस ग्रुप में। ये मेरा कहना था कि उस ग्रुप में हमको जोड़ा जाए जिसमें हम ये लिंक हमारे पास डेली आ जाए। ओम जी। जी, इसके लिए जो है आदरणीय हमारे राजपुरारी महोदय को आप नंबर दे दें, या रंजना जी को, या रंजना जी यदि सुन रही हैं तो मीना जी को उस ग्रुप में जोड़ दें, जो उनको पता लगते जाए कि ये आज कौन हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं, कौन जुड़ रहे हैं। लिंक से तो वो रोज जुड़ ही रहे हैं तो उनको मालूम है, पर उसको बस इतना सा रहेगा कि कौन मुख्य अतिथि आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा वो कर सकेंगे। जी वो जी आदरणीय नारायण मीना जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके फार्म पर किसान आते हैं उनकी आप लिस्ट बना दीजिए, और मोबाइल नंबर सहित नाम सहित। और वो लिस्ट है, आप एक तो योगाहार ग्रुप में डाल दीजिए। नहीं योगाहार ग्रुप में आप तो ज्वाइन नहीं है, तब तो आपको लिंक नहीं मिल रही है। मेरा नंबर भी है, आदरणीय राज्य प्रभारी जी का भी नंबर है, रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब के भी आपके पास नंबर है। उनमें आपके जितने किसान हैं 10-15 भी है तो आप उनको जोड़ दीजिए, नंबर सहित नाम सहित, और उनके पास लिस्ट दीजिए। मैं आपके सारे किसानों को जोड़ दूंगी और उनको नई रोज की लिंक मिलती जाएगी। जी आपका आप नहीं, पहले तो रंजना जी ने कहा नारायण भाई जी का ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। जी हाँ, इनका नंबर नहीं है ना मेरे पास। पहले आप लिखिए, अभी नंबर लिखिए, अभी इनको जोड़िए। सबसे पहले बोल दिए नारायण जी, अपना नंबर बोलिए। जी मेरा नंबर है 9977055551। जैसे कि 9977 जी 9977055551। अच्छा, ओके, जी 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 बहुत है, कई किसान यहाँ पर आते हैं, तो मैंने उनसे यही कहता हूँ भाई हमारा योगाहार ग्रुप डेली चलता है, सुबह 5:30 से 8 बजे तक चलता है और पौने 7 बजे यहाँ पर योग आहार पर चर्चा होती है। तो आप इसमें जुड़िए, सभी किसानों से ये मेरा कहना रहता है। तो मैं उनसे ये भी कहता हूँ भाई आप इसमें जुड़िए, इसमें कई विषयों पर चर्चा होती है, पर जिस दिन खेती की चर्चा हो उस दिन आप अवश्य इसमें जुड़िए। तो उनका कहना ये रहता भैया जब भी खेती की चर्चा होगी हम अवश्य जुड़ेंगे, मगर नहीं, ये खेती की लिंक तो हमारे पास नहीं है। आदरणीय भ्राता जी, खेती की तो होती ही है, उनको तो जोड़ना। और आप कैसे जुड़ते हैं इसमें? मेरे पास मेहरा जी ने लिंक भेजी थी, वो तो लिंक वही मेरे लिंक पास, मैं पुरानी लिंक निकाल कर उसमें जुड़ जाता हूँ। नहीं, क्या है, लिंक एक ही है, सिर्फ नाम बदलते हैं रोज। और अब वही लिंक आप किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाएं।
अगर इमरजेंसी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे आपको कहीं भेजना हाँ है नहीं, वो तो वो लिंक वो लिंक तो आपने लिंक पे आप क्लिक करेंगे। सुनो, तो आप लिंक को कॉपी करें और भेज दें, और उनको समय बता दें कि 5:30 से लेकर 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, कभी भी जुड़ सकते वो हैं। जब वो जुड़ेंगे तो उनकी चर्चा लगेगी। और जी जी आज आप तुरंत अभी 2 मिनट में आप जुड़ने वाले हैं, उसमें हम जोड़ देते हैं ग्रुप में, आपको जोड़ जी देते हैं। और अभी रागनी जी ने अपना नंबर दिया, उनको भी जोड़ देते हैं। और भी जिन जिन को हाँ जुड़ना है तो उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो आप व्यक्तिगत रूप से भी नंबर भेज सकते हैं, रंजना जी को भेज दें, मुझे भेज जी दें, जी ठीक है, नहीं आदरणीय वो दिनेश जी को भेज दें, किसी को भी भेज सकते हैं आप, या उस ग्रुप में भेज दें जिस ग्रुप में आप जुड़ रहे हैं। उसी ग्रुप में आप अपने साथियों के नंबर डालते जाएं कि इनको ये जुड़ना चाहते हैं, तो 1-2 बार उनको पहले लिंक दें आप। अगर वो जुड़ते हैं तो उन्हें ग्रुप में जोड़ेंगे, नहीं तो क्या है, ग्रुप में बहुत भीड़ कर लेते हैं और वो एक दिन जुड़ के और फिर कभी नहीं जुड़ते हैं, और फिर अपनी मनीलाल जी, मनीलाल सर, एक जी। होशंगाबाद के भी किसी को एडमिन बना दो ना, तो वो यहाँ से जोड़ दे, बार बार इतनी दूर हाँ, जाना पड़ता है। अच्छा, तो मैं आपको नहीं बना देता हूँ। होशंगाबाद में दादू को बना नहीं दो आप। दादू को मेरा नहीं ये बनाओ। कहना था भाई साहब, मेरा ये कहना था कि मैंने कई लोगों को लिंक भेजी है, ऐसा नहीं कि जी मैंने नहीं भेजी वो लिंक, जी मगर जी। वो लिंक देख के जब मैं उनसे चर्चा करता हूँ कि भाई आप आज नहीं जुड़े, क्या बात कारण है, कि भाई साहब वो लिंक तो पुरानी थी, पुरानी तारीख की लिंक थी। तो मैंने कहा नहीं तारीख भैया, है। आप तो जुड़ो, हम्म वो लिंक वही है, आप उसमें खोलोगे तो आप हम्म उसी दिन जुड़ जाओगे, लिंक भले ही हम्म। पुरानी हो। हाँ हाँ, तो उनका तारीख कई डली लोगों रहती है का ना कहना उसमें। रहता है लिंक पुरानी है ये तो बहुत सही कह रहे हैं। अ, तो उसमें मैं एमएल भी गौर साहब को, एमएल गौर साहब को दे सकते हैं अपन ये जवाब। मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ कि आदरणीय मेरा जी भाई साहब का जो वसुंधरा ग्रुप है या और भी कोई ग्रुप होगा, तो उसमें आप मध्य प्रदेश का जो ग्रुप होगा उसमें आप सबको ऐड कर दीजिए, और वो भी लिंक, ये लिंक है उस ग्रुप में हम डालते जाएंगे। ये भी हो सकता है जितने भी मध्य प्रदेश के आप नए नए लोग जुड़ रहे हैं उनको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाए, जैसे कि मेरा जी भाई साहब ने बनाया होगा तो उसमें आप जोड़ते जाए, ये भी हो सकता है। नहीं, वो तो योगाहार कार्यक्रम में अगर कोई 2-3 दिन जुड़ता है तो उसको अपन ग्रुप में जोड़ देंगे। अभी पहले उनको ग्रुप में लिंक भेजना है। जैसे आदरणीय नारायण जी ने बोला है, नारायण जी वो जुड़ जाएंगे तो वो रोज की नई जो है लिंक उठा करके उसको डाल देंगे कि आज ये चर्चा इस विषय पे है, आप जुड़िए। अगर वो जुड़ जाएंगे तो फिर उनको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जी जी ग्रुप बहुत में अच्छा। आदरणीय भ्राता जी, मीना जी, ग्रुप में क्या होता है कि एक दिन कोई योगाहार में आके जोड़ देते हैं, फिर वो क्या करता है कि अपना जन्मदिन, अपना भाषण देने लगता है, अपना ज्ञान जो है ग्रुप में डालने लगता है उठा उठा के। तो उससे जो है सबको डिस्टर्ब होता है। इसलिए हमारा ऐसा निवेदन है कि जो परमानेंट जो जुड़ रहे हैं सिर्फ उनको ही योगाहार का ग्रुप में रखना है आप। और इसमें और भी नहीं काट छांट होगी अभी। नहीं, उसमें सर ऐसा हो सकता है ना, जैसे जो ग्रुप एडमिन है जी वही उसमें लिंक में अपने विचार डाल सकते हैं, ऐसा भी उसमें हो सकता है ना, दूसरे के हाँ, विचार ऐसे आए ही। नहीं उसमें, नहीं नहीं, लेकिन वो क्या ऐसा है कर कि जैसे सकते हो आपको उसको। नंबर भेजना है, जैसे आपको नंबर भेजना है किसी साथी का तो नहीं डाल पाएंगे ना, इसलिए खुला रहता है वो ग्रुप कि कोई भी अपनी समस्या भी लिख सकते हैं, समाधान भी है, कोई महत्वपूर्ण योगाहार से संबंधित, खेती किसानी से संबंधित, योग से संबंधित अपनी बात उसमें डाल सकते हैं। परंतु ये नहीं कि और बाकी जो है स्टिकर कोई डाल देता है, कोई कुछ डालते है, तो इसको लेकिन खुला है इसलिए कि चलो उस पर कंट्रोल रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी आप अपना नाम, जैसे किसी को नाम डालना है कि इसको जो है इस ग्रुप में जोड़ दें, ये जोड़ रहे हैं, या कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहता है योगाहार में तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसलिए सबका ही ग्रुप है, सब लोग का स्वागत है उसमें। और अभी हम आपको जोड़ करके इसको इसमें दिए देते हैं। तो आपने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जोड़ा है इस योगाहार कार्यक्रम में। मीना जी, आपने जी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की है, और आप जो है गंभीर हैं, धीर हैं, और इससे आप जो है योगाहार कार्यक्रम के जो संचालन में बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप नहीं जुड़े थे ये तो मुझे पता ही नहीं था ना आज। वैसे एक दिन शायद मैंने जुड़वाया था आपको, आपने हमें से बोला था जी कुछ दिन पहले। जी। तो चलिए कल मैं क्या है, आज। कल 2 किसान आए थे मेरे पास यहाँ पर, एक जी जी सेमरी हरचंद के थे और एक चौराहेट के। तो वहां ने मेरे खेत पे विजिट किया, तो उन्होंने 2 घंटे यहाँ पर रुके खेत में, 2 घंटे उन्होंने वाह, पूर्ण जानकारी ली, आप कैसे खेती कर रहे हो, जैविक खेती, और कितने रकबे में कर रहे हो, क्या क्या फसल लेते हो, क्या क्या उत्पाद डालते हो उसमें। तो उन्होंने वहां पर देखा भी, जो मेरे ड्रम रखे हुए थे जीवामृत के, गौकृपामृत के, दशपर्णी के, और कापर ऑक्साइड वाली छाछ के, ये पूरा उन्होंने देखा वहां पे।
वर्मी कंपोस्ट का भी देखा उन्होंने वहां पे मेरा, तो वो बहुत प्रसन्न हुए वो। उन्होंने जी। कहा भाई साहब ये हमको भी ये करेंगे पूरा। जैसे उन्होंने 2 घंटे रुके थे वहां पर, चलो कभी और काफी रुचि वहाँ दिखाई उन्होंने। हम लोग वहाँ गए हैं, सेमरी गए हैं, मेहरा जी के कृषि फार्म पर, जी जी सेमरी हरचंद, और अभी उधर आना होगा तो निश्चित आएंगे। और अभी बहन जी पीड़िता सागरे जी का हैंडरिच है, और इसके पहले उनके पहले मैं सदन को पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि नागपुर मेहानी नागपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। ये हमारे देश के लिए बड़ी गौरव की बात है, किसानों के लिए विशेषकर। किसानों की हित में संतरा की खेती जो नागपुर में होती है अधिकतर, उनके संतरा का सही रेट नहीं मिलता है, लागत ज़्यादा हो जाती है और उसका उत्पादन के आधार पर किसानों को लाभ नहीं हो पाता है। इसका परम पूज्य स्वामी जी सिद्धि आचार्य जी ने इसका चिंतन किया और किसानों के हित में जो निर्णय लिया है माननीय नितिन गडकरी जी और महाराष्ट्र की सरकार, तो उस पे जो है 9 मार्च को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां हर्बल पार्क का निर्माण होगा, जिसमें किसानों के संतरा की उपज का जो है प्रोडक्शन, वहाँ यूनिट लगेंगे, तो किसानों को रिक्त रोजगार मिलेगा, किसानों का उत्पादन का अच्छा भाव भी मिलेगा। इसलिए इस कार्यक्रम में जो भी अपनी सेवा देना चाहते हैं वो भाई 27 तारीख से लेके 8 तारीख तक सादर आमंत्रित हैं। जो जितने दिन का समय, कोई 7 दिन का, कोई 15 दिन का, कोई 10 दिन का, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, वो देना चाहते हैं वो भी योगहर कार्यक्रम में अपना इस ग्रुप में अपना नाम, नंबर, मोबाइल दे दें। परम पूज्य स्वामी जी और परम सिद्धि आचार्य जी का आपको सानिध्य मिलेगा, आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगर आप वहाँ पूरा समय देते हैं तो निश्चित आपका हम वहाँ स्वामी जी से परिचय कराएंगे और आपके प्रसाद के बारे में भी बताया जाएगा। ऐसा हमारा निवेदन है। जो भी देना चाहते किसी भी राज्य से हो, आप जरूर हमें जो है इस ग्रुप में या मेरे नंबर पर या रंजना जी को या मेहरा जी को या शरद भैया को या दिनेश जी को या किसी भी सदस्य को आप जो है अपना अपने गांव की सूची, अपने तहसील की, अपने जिले की सूची भी दे सकते हैं कि यहाँ से हम इतने भाई इतनी तारीख को वहाँ पहुँचेंगे, इतने दिन रुकेंगे और जो भी सेवा बताएंगे वो हम सेवा करेंगे। या 8 तारीख को भी अगर कोई पहुँच सकता है तो 8 तारीख को फिर उस कार्यक्रम में शामिल होना पड़ेगा। उसमें फिर ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो तो भीड़ बहुत लाखों की भीड़ रहेगी। अभी अगर आप पहले से रहते हैं तो हाँ, एक दूसरे का परिचय होना, एक दूसरे से अनुभव लेना, खेती किसानी वहाँ देखना, वहाँ सभी लोग जा सकते हैं, व्यापारी जा सकते हैं, किसान जा सकते हैं, युवा जा सकते हैं, योग शिक्षक साधक सब वहाँ सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। और दूसरी जो है गौशाला, हाँ एक और विशेष बात रह गई है। देश के जो विभिन्न राज्यों के लोग हमारे पास जुड़े हैं, जिनके आसपास गौशालाएं हैं, जिन गौशालाएं कोई भी संचालित कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि हम संचालित कर रहे हैं, कोई भी संचालित कर रहा हो, संचालित करने वाली संस्था का नाम, गाय की संख्या, कौन नस्ल की गाय है, कितने, वो एक हमने फॉर्मेट भेजा है। इस फॉर्मेट में अपनी जानकारी भर करके जरूर दे दें, क्योंकि वहां पे क्या लगाया जा सकता है, पतंजलि के द्वारा कौन सा यूनिट लगाया जा सकता है जिससे गौनाइल का निर्माण किया जा सके, गाय माता की सेवा अधिक से अधिक हो, आय हो उस गौशाला में। इस विकल्प को लेकर के ये जानकारी मांगी गई है, तो इसको भी आप जो है भर दें। मध्य प्रदेश के भाइयों से विशेष निवेदन है कि यह मुझे जानकारी आज देना है, पतंजलि किसान सेवा समिति के माध्यम से ये जानकारी जाना है, तो मध्य प्रदेश के भाई बहन विशेषकर मुझे ये जानकारी भेज दें। बाकी अन्य राज्यों के अपने पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी को ये जानकारी भेज दें। अगर कहीं आपके संपर्क नहीं है तो आप मुझे ये जानकारी भेज दें, तो मैं ये जानकारी वहाँ दे दूंगा। ये पतंजलि के ये जो बढ़ते कदम है, हम लिखते हैं पतंजलि भारत का भविष्य है, तो निश्चित भारत का भविष्य देखिए कैसे रचा जा रहा है। परम पूज्य स्वामी जी एक किसान के बेटे, एक गांव के से निकल करके और आज क्या कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें हम सबका साथ बहुत आवश्यक है और यह योगाहार कार्यक्रम का जो उसमें सहभागिता रहेगी। वहाँ पे योगाहार कार्यक्रम का बैनर लगाया जाए, वहाँ पे स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाए उस कार्यक्रम में, ऐसा भी हमारा प्रस्ताव है। इस पे भी हम कल जो है चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हमारा योगाहार की पहचान, योगाहार की जो है उपस्थिति रहती तो है ही, लेकिन चूंकि बैनर पोस्टर से भी एक उपस्थिति आती है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं पीड़िता बहन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद हमारे आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब। और बहुत दिव्य चेतना भरा यह हमारा योगाहार मंच है। प्रतिदिन हर विषय को लेकर के, एक नई चेतना को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के इस मंच के माध्यम से हम सबको विचार मिलते हैं जो हमें
ऊर्जावान और उत्साह से और आनंद से भरता है। यह बहुत बड़ा मंच है। इस मंच को मैं सादर अभिवादन धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जैसे कि खेती को लेकर के चर्चा चली, गाय माता को लेकर के चर्चा चली, मैं डॉक्टर रोशन लाल राउत जी का बहुत अभिनंदन करूंगी। और ये बड़ी बात है कि किसानी में युवाओं की जो भूमिका है, भाई साहब, ये चिंता का भी विषय है और आनंद का भी विषय है कि जहाँ युवा जुड़ रहे हैं वहाँ आनंद का विषय है। और चिंता का विषय ये है कि अपने क्षेत्र में विशेष करके अपन बताएं कि युवा आज के तारीख में बस यही सोचता है कि जैविक जो खेती करना है तो इसमें घाटे का बजट है। अधिकांश माता पिता यही चाहते हैं कि अपने बच्चे को हम इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, सब बनाए, लेकिन गाय माता के प्रति प्रेम कम और जैविक खेती के लिए। तो इस ओर हमारा योगाहार कार्यक्रम जो है निश्चित रूप से प्रयास कर रहा है। और डॉक्टर राउत सर ने अभी लगातार इस क्षेत्र में अपने प्रशिक्षण को उन्होंने महत्व दिया। और बताना चाहूंगी कि रागी को हम भी नहीं जानते थे, सुन तो लिए थे लेकिन उसको बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, समझते नहीं थे, और बहुत से किसान भी नहीं समझ पाते थे। पुराने लोग बताते थे लेकिन सुनते नहीं थे। लेकिन आपके प्रशिक्षण से चंदना में हुए 6 जून को 2024 में जब आपका प्रशिक्षण गौशाला परिसर में हुआ तो काफी सारे किसानों ने रागी लगाई और उस रागी की फसल को उन्होंने अपने घर पर लाए तो बहुत आनंद के साथ में है। और 100 रुपए किलो के हिसाब से जब सारे किसानों ने बेचना शुरू किए तो रागी कम पड़ी, किसी को 50 किलो हुई, 75 किलो हुई, 1 क्विंटल तक हुई, जैसा उन्होंने लगाया। जो उसकी रोटी बड़ी स्वादिष्ट है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, और एकदम गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी से ये बहुत गुणकारी है और बहुत हल्की है, पाचक है। तो मैं यही कहूंगी कि योगाहार मंच के माध्यम से और किसानों के लिए बार बार यह ऐसे प्रशिक्षण का आयोजन करते रहे और इसके फल, इसके लाभ हम बताते रहेंगे। निश्चित रूप से युवा इस ओर कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। हम भी उस ओर कार्य करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज एक और बैठक रखे हैं गौशाला को लेकर प्लस खेती को लेकर के। आज सायं में लगभग 10 से 12 लोग युवा अपने घर में बैठक रखे हैं और वो निश्चित रूप से विचार अच्छे आएंगे, उनका सहयोग भी अच्छा मिलेगा। मुन्नीलाल जी भाई साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से भाई साहब नागपुर भी जाने का प्रयास करेंगे, किसानों को समझने का प्रयास करेंगे और गाय माता, खेती माता के लिए कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय धरती माता। ओम। जी ओम। अमोल सिन्हा जी का भी हैंड रेस था, तो यदि वो आ रहे हैं तो स्वागत है उनका। सर अमोल सिन्हा जी। जी धन्यवाद। मैं अजीत सिन्हा बोल रहा हूँ, अमोल के मोबाइल से लॉगिन किया हूँ। चूंकि ये जो प्रोग्राम है इस पे पहुंचना कैसे है, इस संबंध में किसी को जानकारी चाहिए तो मैं बता दूंगा कि रेलवे स्टेशन के पास से मेट्रो पकड़ करके सीधे मिहान खापरी बोलना है। वो लोग आएंगे तो उनको सुविधा होगी और पैसे बचेंगे यदि वो मेट्रो के थ्रू आते हैं तो। और वहां से बस सुविधा रहती है जहां पर स्वामी जी का प्लांट है वहां तक जाने के लिए। सो वो लोग बिना मतलब के अपने पैसे को बर्बाद ना करें। मेट्रोस की अच्छी सुविधा है और समय जहां तक मैं समझता हूं उसका पूरा डिटेल जो लोग आने वाले हैं जब ये अपना फॉर्म भरेंगे तो उसमें वो देंगे, उसके अनुसार उनको बता दिया जाएगा। मेट्रो रात के 10 बजे तक चलती है और मुझे लग रहा है शायद इस प्रोग्राम के लिए कुछ स्पेशल मेट्रो भी वो लोग चलवा सकते हैं। धन्यवाद, मैं इतना बताना चाह रहा था। जी आदरणीय सिन्हा जी, कितने दूरी पर है वो रेलवे स्टेशन से नागपुर से? नागपुर से करीब 15 किलोमीटर पड़ जाता है। अच्छा, मिहान खापरी बोलते हैं। मतलब बेसिकली एक गांव था जिसको डेवलप किया गया मिहान के रूप में, और वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर ये स्वामी जी का प्लांट है जिसको TCS कहते हैं। उसके जस्ट बाजू में प्लांट है। पिछले 10 सालों से तैयार होकर के रेडी था, बट कुछ कारणों बस टेक्निकल इशू होंगे, बट अभी जब चालू हो रहा है तो हम लोग के लिए भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसका प्रभाव इतना पड़ा है कि जो बिचौलिए किसानों से संतरे लेते थे 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो, इस साल संतरे 50 रुपए से बिकने चालू हुए और अभी 35 पे आके रुके हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है किसानों के लिए। और एक उसमें सबसे एक और अहम बात है
कि स्वामी जी ने डिक्लेयर कर दिया है पूरे ग्रुपों में इधर के किसानों को कि हम डायरेक्ट किसान से ही लेंगे, कोई व्यापारी से हम संतरा लेने वाले नहीं है। तो ये सब कुछ अच्छी सूचनाएं आ रही है चारों तरफ से, और हम लोग देख रहे हैं कि संतरे के किसान लगातार पिछड़ते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से जो संतरा ज्यादातर जा रही थी वो बांग्लादेश को जा रही थी। लेकिन इस साल चूंकि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन और उनके बिजनेस टर्म भी थोड़े से खराब हैं, इसके साथ साथ ये जो प्लांट है ये जीवनदायिनी का काम कर रही है। प्लांट का चालू होना एक बहुत बड़े सेक्टर में, खास करके जो सिट्रस है, संतरा, मौसम्बी और नींबू, ये इसका प्रचुर मतलब कह सकते हैं, यहाँ से पूरा एरिया आप यदि उस में आते हैं तो देखेंगे पूरा चारों तरफ संतरे ही संतरे, मौसम्बी और सिट्रस के ऊपर किसान टिके हुए थे अभी तक। तो उनको एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, और इस सेक्टर में कुछ जो आविष्कार कहिए या नए किसान कहिए वो उभरेंगे। जैसा कि हम लोग फार्म लैब के तहत में चौहान सर का जो महाराष्ट्र में काम चल रहा है, जहाँ पे ये संतरे होते हैं, उस सेक्टर में भी काफी सारे ग्रुप बन गए हैं, और काफी सारे फार्म लैब के थ्रू जैविक संतरे के ऊपर भी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, बहुत ही तेजी से। तो मैं देख रहा हूँ परिवर्तन बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन इस टाइप के जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनको भी सेटअप करने का समय अब आ गया है, ताकि किसान को उसका उचित मूल्य मिले और देश आगे बढ़े। धन्यवाद। जी सर, जो आदरणीय सिन्हा जी आप कह रहे हैं, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ पर हम चाहें कि सभी किसान भाई वहाँ जाएं और विजिट करें, ये कुछ समय निकाल के जाएं और पहले से ही देखें, वहाँ सेवा भी करें, साथ में संतरे का खेती का विजिट करें, हर चीज़ देखें वहाँ जा करके, तब जो है उसका आनंद ले पाएंगे और अनुभव अपना शेयर कर पाएंगे। जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो होती है, अब संतरे का जो है जूस वगैरह जो बनेगी, जो प्रोडक्शन होगा, वो इस देश के लिए बहुत ही नई दिशा देगा, हमारे समाज के लिए। तो ये परम पूज्य स्वामी जी ने चिंता की है, परम सिद्धि आचार्य जी ने चिंता की है, और नागपुर महाराष्ट्र में जहाँ पे लगातार जो आदरणीय सिन्हा जी बोल रहे थे कि वहाँ, और अधिकतर सुनने को मिलता है वहाँ कहीं इनने वो आत्महत्या कर ली, किसान घाटे में है, किसान की समस्या है, अब किसान की समस्या है वहाँ सुधरेंगी। जैसा भाई जी बता रहे हैं, अभी तो सिर्फ प्लांट की चर्चा हुई है, उसमें उद्घाटन का समय आ रहा है और 20 से 25 से संतरा का भाव 50 हो गया है। जब जब ये यूनिट शुरू हो जाएगी तो फिर किसानों की तो बल्ले ही बल्ले है। तो ऐसा इस कार्यक्रम में सभी लोग पहुंचे, और आदरणीय भ्राता जी अपने अजीत सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, और नागपुर से आसपास से अन्य लोग भी, महाराष्ट्र के लोग सब जुड़े हैं। हमारे नीलकंठ सावले जी वहाँ के पतंजलि किसान सेवा समिति के राज प्रभारी हैं, जो अपने युवाहार के सदस्य हैं। वो सब लोग हम आपस में मिलेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक किसान जुड़ें और लाभ लें। और समय भी 8:04 हो गए हैं। मैं मंच जो है मेहरा जी को वापस देता हूँ, और इस और मैं प्रस्ताव के आपसे निवेदन करता हूं कि आप ही आभार व्यक्त कर दें। जियो जी, आभार मैं करा देती हूँ। जी, आज के हमारे योगाचार्य जी आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी, राज प्रभारी हमारे किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश से, उन्होंने आज अतिशय सुंदर योग की कक्षा ली